10th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन भूगोल के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग है उस पाठ से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो इसके पीछे वाले पाठ जो भी था खनिज से संबंधित था उसके बारे में हमने जाना था। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, तांबा है, एस्बेस्टस है, सीमेंट है। तो इस प्रकार कहने मतलब जो हमारे भारत के अंतर्गत छोटे बड़े जितने भी खनन से संबंधित प्रक्रियाएं थी तो उनके बारे में हमने जाना था। तो यहाँ पर हम उनके कल कारखानों के बारे में जानेंगे, अर्थात द्वितीयक क्षेत्र के बारे में ज़्यादातर अध्ययन करेंगे। तो विनिर्माण उद्योग से मतलब ये है कि जब किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो प्राकृतिक क्षेत्र के प्रारंभिक अवस्था से बनी हुई वस्तुएं हैं उसका विनिर्माण करके या उद्योगों में ले जा करके नए रूप में जो परिवर्तित करने की प्रक्रिया है उसे विनिर्माण उद्योग के नाम से जाना जाता है। जैसे गन्ने से गुड़ बनाना, गन्ना हमारे देश के अंतर्गत कृषि से संबंधित उत्पाद है, लेकिन उसको हम कारखाने में ले जाकर के गुड़ या चीनी बनाते हैं तो वह द्वितीयक क्षेत्र का अर्थात विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उद्योग हमारे देश की एक महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि उद्योगों से ही व्यापार बढ़ता है। उद्योग एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इससे व्यापार व रोजगार में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? रोजगार। उद्योगों के बिना हमारे देश में कोई भी विकास संभव नहीं है क्योंकि उद्योगों से ही उत्पादन बढ़ता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है अर्थात आय की प्राप्ति होती है, देश में सकल घरेलू उत्पाद है उसमें योगदान होता है। इस प्रकार उद्योग हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में आधुनिक काल के अंतर्गत उच्च टेक्नोलॉजी वाले उद्योग चलाए जा रहे हैं। तो प्राचीन भारत में भी उद्योगों का विकास तो वैसे हो चुका था। भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था। क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में वस्त्र उद्योग, जवाहरात उद्योग, धातु उद्योग, इसी प्रकार चीनी उद्योग, इनका विकास है हमारे देश में बहुत ही पहले हो चुका था। अर्थात वस्त्र उद्योग, जवाहरात उद्योग, धातु उद्योग, इनका तो बहुत पहले, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जानकारी मिलती है कि उस काल में भी लोग पड़ोसी देशों में जाकर के अपना व्यापार करते थे। अर्थात ईरान और इराक या मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी भारतीय सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के हमें कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो कहने मतलब भारत का व्यापार आज नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। अर्थात जैसे बर्तन उद्योग भी हम ले सकते हैं, तो बर्तन उद्योग का विकास है वो सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ही हो चुका था। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे हमारी देश के अंतर्गत जो भी कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, वो समाप्त होते गए और उसकी जगह बृहत उद्योगों का प्रादुर्भाव होने लगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में औद्योगिक क्रांति का जो प्रादुर्भाव है वो वास्तव में 1948 के अंतर्गत होता है। अर्थात भारत में प्रथम औद्योगिक क्रांति या औद्योगिक नीति का प्रादुर्भाव है 1948 में होता है। कब होता है? 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति बनती है। इस औद्योगिक नीति के पीछे कई उद्देश्य थे, जैसे प्रादेशिक असंतुलन को कम करना, यानी इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? प्रादेशिक असंतुलन को कम करना, लोगों को रोजगार प्रदान करना, लोगों को रोजगार देना, उद्योगों का विकास करना, उद्योगों का विकास करना और कम लागत पर उत्पादों का निर्माण करना। ये चार मुख्य उद्देश्य थे, है ना। हमारे देश में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में बनाई गई थी, जिसके मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रादेशिक असंतुलन को कम करना,
दूसरा है लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, तीसरा है छोटे बड़े उद्योगों का निर्माण करना और चौथा है कम लागत पर उत्पादों का निर्माण करना। तो इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया बढ़ाना इनका मुख्य लक्ष्य था। हालांकि हमारे देश में कारखानों की बात करें तो सबसे पहले कारखाने की स्थापना है वह 1954 के अंतर्गत बंबई में इसकी स्थापना की थी, प्रथम कारखाने की स्थापना, और उसके बाद में कलकत्ता के अंतर्गत स्थापना की गई थी। कलकत्ता में जो पहला कारखाना स्थापित किया गया था वो 1956 था, सॉरी 1854 है, 1854 के अंतर्गत, और ये था 1856 के अंतर्गत। तो पहला कारखाना बंबई के अंदर कब स्थापित किया गया? 1854 में, जो सफल नहीं हुआ था। लेकिन सफल कारखाना औद्योगिक क्षेत्र के रूप में देखा जाए तो कलकत्ता के अंतर्गत 1856 ईस्वी में जो स्थापित किया गया था वो सफल हुआ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में कई प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए हैं। ऐसे उद्योगों की हम बात करें तो वर्तमान समय के अंतर्गत चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, इसी प्रकार हमारे देश के लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। तो इस तरीके से छोटे बड़े कई प्रकार के उद्योग है वो हमारे देश में स्थापित किए गए हैं। तो इन उद्योगों का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को रोजगार देना और उसके साथ साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो ऐसे उद्योग हमारे देश के अंतर्गत देखा जाए तो जैसे बरनपुर है, कुल्टी है, यहाँ कहने मतलब झारखंड के झरिया है, क्योझर है, बेलाडीला है, जो यहाँ पर कई उद्योग स्थापित किए गए हैं। बड़े नगरों की बात करें तो बंबई है, विशाखापट्टनम है, तो इसमें भी कई प्रकार के औद्योगिक कल कारखाने स्थापित किए गए हैं। तो इन उद्योगों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारे देश के अंतर्गत विदेशी मुद्रा को अर्जित करना और लोगों को रोजगार प्रदान करना है, ये इसके मुख्य लक्ष्य है। तो इन उद्योगों को हम विस्तार से जानते हैं कि ये उद्योग कौन कौन से हैं और इनकी हमारे देश में क्या भूमिका है। तो ऐसे उद्योगों में सबसे पहले हम लौह इस्पात उद्योग के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, वर्तमान समय के अंतर्गत जिस देश के अंतर्गत औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ा है वह देश आज भी अपने पर निर्भर है, अर्थात उसको दूसरे देश पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि संबंधी उत्पाद पैदा किए जाते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर उद्योगों का विकास होता है, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र का विकास किया जाता है। वर्तमान समय के अंतर्गत जो देश द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अधिक योगदान देते हैं वह देश आज अधिक आत्मनिर्भर है, अर्थात कहने में आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश माने जाते हैं। हालांकि वर्तमान समय के अंतर्गत देखा जाए तो भारत द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में काफी वृद्धि कर चुका है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अर्थात लगभग आज भी हमारे देश के अंतर्गत 55 से लेकर के 60% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर है, जबकि कृषि के अंतर्गत आर्थिक लाभ अधिक मात्रा में नहीं कमाया जा सकता है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए विनिर्माण उद्योगों को द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इन द्वितीयक श्रेणी के अंदर शामिल किए गए उद्योगों में सबसे पहले हम लेते हैं लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग यह हमारे देश का महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है और सभी उद्योगों का जनक या जननी, सभी उद्योग का जनक है वो हम किसको मानते हैं? इस लोहे को मानते हैं। किसको मानते हैं? लोह उद्योग को माना जाता है, अर्थात लोहा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे देश के अंतर्गत सुई से लेकर के एरोप्लेन तक जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती है वह सभी लोहे से बनाई जाती है। अर्थात भारत के अंदर जितने भी उद्योग है उन उद्योगों का आधारभूत उद्योग या उद्योगों का महत्वपूर्ण स्तंभ है वो कौन सा उद्योग है? लौह उद्योग है, अर्थात लौह इस्पात उद्योग को माना जाता है। तो इसके कारखाने कहाँ कहाँ हैं वो जानते हैं। लौह इस्पात उद्योग के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले कुल्टी में इसके पहले कारखाने की स्थापना हुई और ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर ये? पश्चिम बंगाल, जहाँ पर 1900 के अंतर्गत सबसे पहले
लोहे के कारखाने की स्थापना की गई, लेकिन यह कारखाना सफल नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजी सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन असफल हुआ। इसके बाद में 1907 के अंतर्गत सांची नामक स्थान पर है वह लोह कारखाने की स्थापना की गई, लोह कारखाने की स्थापना की गई, और इसी के साथ यहां पर टिस्को कंपनी की स्थापना हुई, अर्थात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या इसकी फुल फॉर्म है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, NTISCO। एन कहने मतलब टाटा, आई से आयरन, एस से स्टील और सीओ से मतलब कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को की स्थापना सांची के अंतर्गत 1907 में की गई। पहली बार कब की गई थी? 1907 ईस्वी के अंतर्गत। तो पहला कारखाना पूछा जाए कि लोह इस्पात का कारखाना भारत में कहां स्थापित किया गया, तो कुल्टी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत स्थापित किया गया था। लेकिन हमारे देश के अंतर्गत सफल जो कारखाना प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत था वो सांची नामक स्थान पर स्थापित किया गया था, जहां पर टिस्को कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। उसके बाद में हम बात करें तो हीरापुर के अंतर्गत एक कारखाना स्थापित किया गया। हीरापुर यह भी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है, पश्चिम बंगाल। यहां पर 1909 के अंतर्गत पहली बार लोह इस्पात के कारखाने की स्थापना की गई। इसके बाद में कुल्टी और हीरापुर दोनों को मिला करके एक आधारभूत कंपनी या इकाई की स्थापना की गई, जिसका नाम है टिस्को। क्या नाम है? एंड टिस्को ने सही तरीके से अपना कार्य वो कब प्रारंभ करना शुरू किया? 1936 में। कब? 1936 में। 1936 में कहने में कुल्टी और हीरापुर के जो कारखाने थे उन दोनों को संयुक्त कर दिया गया, उन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया। उसके बाद में हम बात करें तो हमारे देश के अंतर्गत इन सभी उद्योगों के ऊपर कहने में नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस सेल नामक कंपनी की स्थापना की गई। सेल अर्थात SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात सेल कंपनी की स्थापना की। इसका मुख्य कार्य इन सभी कंपनियों के ऊपर, कुल्टी है, सांची है, हीरापुर है, बरनपुर है, इन सब के ऊपर क्या प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना था। क्या काम था? प्रशासनिक नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना था। तो प्रशासनिक एंड कारखानों पर ये प्रशासनिक नियंत्रण कोई राजनीति से संबंधित नहीं है, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र से है। एंड औद्योगिक क्षेत्र पर, औद्योगिक क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना था। तो इस प्रकार सेल कंपनी की स्थापना हमारे देश में पहली बार कब हुई थी? 1973 के अंतर्गत की गई थी। हालांकि बरनपुर में भी एक कारखाना स्थापित किया गया था 1936-37 के अंतर्गत। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बरनपुर भी इसमें शामिल था। अर्थात जो प्रारंभिक कारखाने वो कहाँ स्थापित हुए? कुल्टी, सांची, हीरापुर, बरनपुर। तो इस प्रकार पश्चिम बंगाल और झारखंड के आसपास वाले क्षेत्रों में वहां पर औद्योगिक क्षेत्र अधिक होने के कारण अर्थात उद्योग अधिक होने की वजह से सबसे पहले अर्थात कच्चा लोहा उपलब्ध होने के कारण सबसे पहले यहाँ पर लोह इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए थे। तो इस तरीके से ये रूपरेखा थी। और इस तरीके से हम देखें तो आगे भी इन उद्योगों को प्रारंभिक अवस्था में द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने स्थापित किए गए वो भी आप देखिए। लोह इस्पात कारखानों पर अर्थात उद्योगों पर प्रारंभिक अवस्था में ध्यान है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर ध्यान दिया गया। किस पर? कृषि पर, ताकि हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, अर्थात अधिक से अधिक अनाज उत्पादित करें और अपना देश कहने में अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चलाई गई थी, उनका मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि का विकास करना था।
इसके बारे में द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर उद्योगों पर ध्यान दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इस पर किस पर ध्यान दिया गया? उद्योगों पर अर्थात कारखानों पर। ये कई बार प्रश्न आता है कि भारत देश ने सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के तहत उद्योगों पर ध्यान दिया था या औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया? तो आपका उत्तर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। या द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? उद्योगों का विकास करना। किसका विकास करना था? उद्योगों का विकास करना था। तो भारत में प्रारंभिक अवस्था की हम बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत कई कल कारखानों की स्थापना हुई। ऐसे कारखानों में प्रमुख रूप से कई कारखाने थे, तो आप देख लीजिए। ऐसे कारखानों में सबसे पहले दुर्गापुर में कारखाने की स्थापना की गई। दुर्गापुर, और ये ब्रिटेन के सहयोग से भारत में पहला कारखाना पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया। किसके तहत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। इसके बाद में दूसरा कारखाना की बात करें तो राउरकेला में स्थापित किया गया। राउरकेला, और इसमें सपोर्ट था जर्मनी का। किसका था? अर्थात जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। इसके बाद में तीसरे कारखाने की बात करें तो भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में है। भिलाई में कारखाने की स्थापना की गई, और किसके सहयोग से? रूस अर्थात सोवियत संघ के सहयोग से स्थापना की गई थी। तो ब्रिटेन के सहयोग से पहला कारखाना दुर्गापुर में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में, और रूस के सहयोग से कहां पर? भिलाई में। तो इस तरीके से तीन कारखाने प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इन कारखानों का निर्माण किया गया। तो आप लोग ध्यान रखना, ये कभी पूछे जा सकते हैं कि भारत में पहली बार ब्रिटेन के सहयोग से कहां पर लौह इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया? तो दुर्गापुर होगा। जर्मनी के सहयोग से कौन सा है? तो राउरकेला होगा। इसी तरह उल्टा भी पूछ सकते हैं कि भारत में भिलाई कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से स्थापित की गई? तो आपका आंसर रूस होगा। तो ब्रिटेन, जर्मनी और रूस, इन तीनों ने हमारे देश के अंतर्गत इन तीन कारखानों की स्थापना की गई। अर्थात आपको विस्तार से ये भी बता देता हूं कि दुर्गापुर का जो कारखाना है वो पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य के अंतर्गत है? पश्चिम बंगाल। राउरकेला उड़ीसा के अंतर्गत है। कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में ये कारखाना है। और भिलाई है छत्तीसगढ़ में। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में भिलाई का कारखाना है, राउरकेला है ये उड़ीसा में है, और दुर्गापुर कारखाना कहाँ स्थापित है? पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार के तीन महत्वपूर्ण कारखाने स्थापित किए गए। इसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना में एक और कारखाने की स्थापना की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में एक कारखाने की स्थापना की गई, अर्थात चौथा कारखाना स्थापित किया गया रूस के सहयोग से। वो था बोकारो। कहां पर स्थापित किया गया? बोकारो। और ये भी किसके सहयोग से स्थापित हुआ? रूस के सहयोग से। और बोकारो कहां पर है? झारखंड में है। ये कई बार पूछे जाते हैं ये स्थान कहां पर है। तो बोकारो अर्थात झारखंड राज्य के बोकारो कारखाना वर्तमान में स्थापित है। इसकी स्थापना किसने की थी? रूस के सहयोग से भारत ने की थी, लेकिन सपोर्ट अर्थात आर्थिक सहयोग है किस देश का रहा? रूस का रहा। तो रूस के सहयोग से दो कारखाने स्थापित किए गए। एक भिलाई छत्तीसगढ़ में है और दूसरा बोकारो झारखंड के अंतर्गत है। तो इस प्रकार दूसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना पर सबसे अधिक कारखाने मतलब लौह इस्पात के कारखानों के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया गया। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में भी हमारे देश में छोटे बड़े कई कारखाने स्थापित किए गए। ऐसे कारखानों के रूप में देखें तो विशाखापट्टनम, सेलम और विजयनगर इनकी स्थापना भी 20वीं शताब्दी के अंतर्गत की गई। अर्थात विशाखापट्टनम है यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। सेलम तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु। और विजयनगर कर्नाटक में है। कर्नाटक। तो कहने का मतलब ये कि हमारे देश के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल
अर्थात बिहार के आसपास वाले क्षेत्रों में या फिर जहां पर गोंडवाना लैंड का भूभाग पाया जाता है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत अनेक प्रकार के छोटे बड़े लौह इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए थे। अर्थात जहां पर हम देख रहे हैं कि टिस्को की स्थापना 1907 में हुई, तो इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना भी 1937 के अंतर्गत हुई। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर नियंत्रण रखने का काम सेल कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरीके से छोटे बड़े अनेक उद्योगों की या कारखानों की स्थापना हमारे देश के अंतर्गत हो चुकी है। इसी के साथ साथ हमारे देश में लौह इस्पात के कई प्रकार की इकाइयां भी स्थापित की गई है। तो कौन कौन सी इकाइयां हैं, इनको भी देखते हैं। लौह इस्पात की इकाइयां, लौह इस्पात की इकाइयां, तो हमारे देश में लौह इस्पात की कई इकाइयां स्थापित की गई है। इन कंपनियों के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले नाम टिस्को का आता है। किसका आता है? टिस्को। इसके बाद में इसको, विस्को, तो इसी तरीके से अपन और भी कंपनियों के नाम देखेंगे, जैसे राउरकेला, भिलाई, टेस्को कंपनी है। इसकी स्थापना इसके प्रमुख कारखाने कहां पर स्थापित है? बरनपुर और कुल्टी के अंतर्गत स्थापित है। कुल्टी, बरनपुर, हीरापुर अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि ये सभी पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत केंद्रित है, यहां पर स्थापित किए गए हैं। यानी इनके कच्चे पदार्थ की तरफ हम ध्यान दें तो कई चीजों की आवश्यकता होती है। अर्थात कच्चे माल के रूप में हम ध्यान दें तो इसके अंतर्गत लोहा, कोयला और मैंगनीज की आवश्यकता होती है। मैंगनीज, तो कहने में टिस्को कंपनी को जो लोहा, कोयला, मैंगनीज है वह नोआ मंडी, झरिया और क्योंझर जिलों से प्राप्त होता है। क्या नाम है? नोआ मंडी, क्योंझर, नोआ मंडी, क्योंझर, तो इन दो क्षेत्रों से प्राप्त होता है। इसके अलावा झरिया भी इसमें शामिल है। झरिया क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों से कच्चा माल कहने में लोहा प्राप्त होता है नोआ मंडी से, कोयला प्राप्त होता है क्योंझर से और मैंगनीज प्राप्त होता है झरिया के आसपास वाले क्षेत्रों से। इसी प्रकार इनके लिए जल की आवश्यकता होती है। तो स्वर्ण रेखा और कारकई नदियां महत्वपूर्ण हैं। नदियों के रूप में देखें तो कौन सी नदियां? स्वर्ण रेखा वो कारकोई नदी से क्या प्राप्त होता है? पानी अर्थात जल प्राप्त होता है। तो ये नदियां कहने में टिस्को कंपनी के लिए जल प्रदान करती है। इसी तरीके से हम बाजार की बात करें तो कलकत्ता और बंबई के बाजार है इनके लिए उपलब्ध है। अर्थात टिस्को से जो भी उत्पाद प्राप्त होता है उसको कलकत्ता और बंबई भेजा जाता है। कहां पर भेजते हैं? कलकत्ता और मुंबई बाजार में पहुंचाया जाता है और इसके बाद में विदेशों तक पहुंचाने का कार्य भी होता है। और इसकी कुल उत्पादन लागत है वो 40 लाख टन है। कितनी है? 40 लाख टन उत्पादन क्षमता। कौन सी क्षमता? उत्पादन क्षमता है। तो इस तरीके से देखें तो 40 लाख टन उत्पादन क्षमता किसकी है? टिस्को कंपनी की है। तो सबसे अधिक जो उत्पादन क्षमता वो किसकी है? टिस्को की है, अर्थात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की है, जो वर्तमान समय में बरनपुर, हीरापुर और
उसके आसपास के क्षेत्रों में अपना कार्य कर रही है। इसी प्रकार दूसरी कंपनी इसको, एन इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको है। तो इसको का महत्वपूर्ण जो कारखाना स्थापित किया गया है वो आपको बता दें क्योंझर के अंतर्गत स्थापित है। क्योंझर कहां पर स्थापित है? क्योंझर के अंतर्गत स्थापित है। इसके अलावा बोकारो, बोकारो जो कि झारखंड है, यहां पर इसको कंपनी के कारखाने की स्थापना की गई है। अर्थात इसको से संबंधित जो लोहा, कोयला और मैंगनीज प्राप्त होता है वो मयूरभंज, कहां से प्राप्त होता है? मयूरभंज, क्योंझर, क्योंझर और रानीगंज से प्राप्त होता है। ये रानीगंज उड़ीसा के अंतर्गत है, मयूरभंज है ये झारखंड के अंतर्गत है, क्योंझर भी झारखंड के अंतर्गत स्थापित किया है। तो कहने मयूरभंज से क्या प्राप्त होता है? लोहा प्राप्त होता है, और क्योंझर से कोयला प्राप्त होता है, और मैंगनीज कहां से? रानीगंज से प्राप्त किया जाता है। किस कंपनी के लिए? इसको कंपनी के लिए प्राप्त किया जाता है। अब हम यहां पर बात करें कि जल कहां से आता है, तो दामोदर नदी घाटी से। किससे? दामोदर नदी घाटी से जो जल प्राप्त होता है वो इसको कंपनी के लिए होता है। दामोदर नदी इसके लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से स्वर्ण रेखा और कई नदियों का जल टिस्को कंपनी को प्राप्त होता है, उसी तरीके से दामोदर नदी घाटी से जो जल प्राप्त होता है वो इसको कंपनी के लिए कार्य किया जाता है या प्रदान किया जाता है। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण कंपनी विस्को है, अर्थात विशाखापट्टनम आयरन एंड स्टील कंपनी अपन कह सकते हैं। तो विशाखापट्टनम के आसपास के क्षेत्रों में इस कंपनी की स्थापना की गई है, अर्थात कैमूर गुड्डी नामक स्थान पर, कैमूर गुड्डी स्थान पर है इस विस्को कंपनी की स्थापना की गई है। और यही कैमूर गुड्डी के और उसके पास स्थानीय क्षेत्र है, वहां से ये तीनों चीजें आती है, मतलब लोहा भी आता है, कोयला भी आता है और मैंगनीज भी आता है। मुख्य रूप से लोहे की बात करें तो कैमूर गुड्डी की पहाड़ियां हैं या खदान या खाने हैं, वहां से कहने मतलब इस विस्को कंपनी के लिए लोहा प्राप्त होता है। इसी तरीके से हम पानी की बात करें तो भद्रावती नदी, कौन सी नदी? भद्रावती नदी से जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल। और इससे जो उत्पादन लागत क्षमता है वो 2 लाख टन है। कितनी है? 2 लाख टन है। इसी तरीके से स्कोर के लिए बता दें तो 16 लाख टन इसकी उत्पादन क्षमता है। कितनी है? 16 लाख। तो टिस्को के लिए कितनी थी? 40 लाख। कितनी थी? टिस्को लिए उत्पादन क्षमता है 40 लाख टन, इसको है 16 लाख टन, और विस्को है वो 2 लाख टन, जो अभी उधर आपको बताया उत्पादन किया जाता है। इसके बाद राउरकेला, राउरकेला किस राज्य के अंतर्गत है? उड़ीसा। कौन से राज्य में है? उड़ीसा के अंतर्गत राउरकेला में लो इस्पात की कंपनी है, राउरकेला के नाम से ये कंपनी की स्थापना की गई है, जहां पर सुंदरगढ़ झरिया है, सुंदरगढ़ झरिया, सुंदरगढ़ और झरिया है, यहां से लोहा, कोयला और मैंगनीज आता है। इसके अलावा भंडारा, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, भंडार नहीं भंडारा, एंड कहने मतलब सुंदरगढ़, झरिया, भंडारा जो झारखंड और उड़ीसा के आसपास वाले क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से क्या आता है? लोहा, कोयला और मैंगनीज जो कच्चा माल है वो इस राउरकेला कंपनी के लिए पहुंचता है। और यहां पर हम बात करें तो ब्राह्मणी नदी का जल प्राप्त होता है, ब्राह्मणी नदी का जल इसके लिए प्रदान किया जाता है। और इस तरीके से हम देखें तो यहां पर 11 लाख टन उत्पादन क्षमता है इसकी। कितनी है? 11 लाख टन राउरकेला से। इसी प्रकार भिलाई, भिलाई कहां पर है? भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत है। कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़। ये राज्य का नाम भी ध्यान रखना कि कहां कहां पर है। तो भिलाई कंपनी की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत की गई है, अर्थात यहां पर जो लोहा, कोयला, मैंगनीज है वह डल्ली, कोरबा और भंडारा से आता है। डल्ली, कोरबा,
वो भंडारा, इन तीनों जिलों से कच्चा माल प्राप्त होता है। अर्थात डल्ली से लोहा आता है, कोरबा से मैंगनीज आता है और भंडारा से क्या आता है, नहीं सॉरी, कोयला आता है कोरबा से और भंडारा से मैंगनीज आता है। तो डल्ली, कोरबा, भंडारा ऐसी क्षेत्र है जहां पर लोहा, कोयला और मैंगनीज इन तीनों के कच्चे माल के भंडार है और वह भिलाई कारखाने तक पहुंचते हैं और उसके बाद कच्चे लोहे से पक्के लोहे का निर्माण किया जाता है। यहाँ हम जल की बात करें तो स्थानीय स्तर पर अर्थात इसके आसपास की छोटी बड़ी नदियां हैं, वहां से जल को प्राप्त कर लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं स्थानीय स्तर पर जल की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से इसकी जो टोटल क्षमता है वो लगभग 35 लाख टन है। कितनी है? 35 लाख टन। तो सबसे पहले हमने देखा था सबसे अधिक है टिस्को की और दूसरा नंबर किसका है? भिलाई कारखाने में 35 लाख टन है वह लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हम बात करें तो दुर्गापुर है। दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत स्थित है। पश्चिम बंगाल किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत स्थित है। यहां पर नोआ मंडी झरिया, नोआ मंडी झरिया, क्योंझर, तो इन क्षेत्रों से पानी है वो प्राप्त नहीं देखने, मतलब कच्चा लोहा वगैरह प्रयाप्त किया जाता है। क्योंझर लोहा नोहा मंडी से आता है, कोयला झरिया से आता है और क्योंझर से मैंगनीज आता है। तो इन तीनों खनिज है वो दुर्गापुर तक इन स्थानों से पहुंचते हैं। और यहां हम बात करें तो दामोदर नदी का पानी पहुंचाया जाता है। दामोदर नदी का पानी है वह इस लोहे को साफ करने के लिए, इस लोहे को कल कारखानों में ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। और इनका जो बाजार की बात करें तो वो कलकत्ता के आसपास है। यहाँ पर जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं इनसे संबंधित जो माल कहने में औद्योगिक इकाइयों कारखानों में जो माल बन जाता है उसकी बाद उसकी सप्लाई है वो कलकत्ता बाजार में अधिकांश रूप से होती है, अर्थात पश्चिम बंगाल। और दूसरे बड़े बंदरगाह के रूप में देखें तो बंबई है और तीसरे प्रमुख बंदरगाह के रूप में देखें तो विशाखापट्टनम तक पहुंचाया जाता है। और बाकी समीप वाले जो औद्योगिक क्षेत्र है उन क्षेत्रों में यहाँ से बना बनाया माल पहुंचाया जाता है और उसके बाद संपूर्ण भारत और विदेशों में भी इसकी सप्लाई की जाती है। तो यहाँ हम दुर्गापुर की बात करें तो 15 लाख टन है यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। कितने लाख टन? 15 लाख टन उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार बोकारो कौन सा है? बोकारो ये वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत स्थापित है। कहां पर है? झारखंड में स्थापित है बोकारो। ध्यान रखना कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि किस राज्य में या किस स्थान पर है, मानचित्र में भी आता है। तो क्योंझर और झरिया स्थान जो है, क्योंझर वो झरिया जो स्थान है इन स्थानों से कच्चे माल की प्राप्ति होती है, अर्थात लोहा, कोयला और मैंगनीज है क्योंझर और झरिया के अंदर प्राप्त होता है और बोकारो तक पहुंचाया जाता है। और उसके बाद में जल की हम बात करें तो दामोदर नदी के आसपास वाला क्षेत्र है वहीं से इसकी पानी की सप्लाई होती है। दामोदर नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है यहाँ कहने दामोदर नदी का पानी है बोकारो तक पहुंचाया जाता है लोहे को साफ करने के लिए। और इसकी उत्पादन क्षमता है वो 25 लाख टन है। कितनी है? 25 लाख टन है। और अंतिम स्थान की हम बात करें तो विशाखापट्टनम लौह इस्पात इकाई है। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य के अंतर्गत है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत स्थापित की गई है। बेला डीला और दामोदर नदी घाटी इसकी महत्वपूर्ण केंद्र है। बेला डीला और दूसरी है दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी एंड कहने में बेला डीला से ही लोहा, कोयला और मैंगनीज के भंडार उत्पादित किए जाते हैं और दामोदर नदी का पानी इसकी सप्लाई के लिए
कहने माने इसके लिए उत्पादित किया जाता है और समीप वाले क्षेत्रों में बाजार उपलब्ध है। एंड कहने में विशाखापट्टनम के पास जो भी लौह इस्पात से संबंधित पदार्थ बनते हैं उसको विशाखापट्टनम, पारादीप, यहाँ कहने में कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में कच्चा माल भी प्राप्त होता है और वहीं पर इसकी बाजार उपलब्ध है। और इसके बाद में उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया में जो लौह इस्पात की सप्लाई होती है वो भी विशाखापट्टनम बंदरगाह से भी होती है। यानी ये बंदरगाह भी है और यहाँ पर लौह इस्पात से संबंधित कारखाने की स्थापना भी की गई है। और यहाँ पर प्रतिदिन जो क्षमता है वो 3 लाख टन है। कितनी है? 3 लाख टन, अर्थात बहुत ही कम या सबसे कम हमें दिखाई दे रही है। यानी विस्को के बाद सबसे कम है। विस्को में मात्र 2 लाख टन ही हमें उत्पादन क्षमता दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब ये कि इस तरीके से ये 8 बड़ी इकाइयां औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हमारे देश में काम कर रही है। अब हम बात करें इसके महत्व की, इसका क्या महत्व है, तो शॉर्टकट के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो पहला क्या होगा? विदेशी मुद्रा। क्या होगा? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। दूसरे इसका क्या महत्व है? लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रोजगार। तीसरा है आर्थिक विकास होता है। क्या है? आर्थिक विकास, अर्थात जीडीपी। एंड जो जीडीपी है वह प्रारंभिक अवस्था में 2% थी, लेकिन वर्तमान समय के अंतर्गत बढ़ करके 8% हो गई है। इस प्रकार लौह इस्पात उद्योग की दुनिया के अंतर्गत बात करें तो पहला स्थान चीन का है। किस देश का है? चीन का। और दूसरा स्थान किसका है? अमेरिका का। और तीसरा स्थान भारत का है। अर्थात भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। किसमें? लौह इस्पात औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो चीन, अमेरिका के बाद भारत तीसरा ऐसा बृहत्तम बड़ा देश है जहां पर लौह इस्पात की औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन तेजी से हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कृषि के बाद में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर लोगों को न केवल रोजगार प्राप्त होता है बल्कि आय का स्रोत भी महत्वपूर्ण है। जहां आजादी के समय हमारे देश के अंतर्गत इसमें मात्र 2 लाख लोग काम करते थे, तो आज वर्तमान समय के अंतर्गत 8 लाख लोग हैं वो भारत के अंतर्गत लौह इस्पात की औद्योगिक छोटी बड़ी जितनी भी इकाइयां हैं उन इकाइयों में कार्यरत है।